दोस्तों कहते हैं कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता है मेरे दोस्त। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों एक आईसीटी है दोस्तों, है ना। आईसीटी का एक टॉपिक है, यानी कि आईसीटी के अंदर जो टूल्स है दोस्तों, उपकरण है दोस्तों, जितने भी उपकरण से एक तरह से कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर्स के जितने भी उपकरण है, टूल से संबंधित दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर 50 प्रश्न करने वाले हैं। और सारे के सारे प्रश्न दोस्तों ये एनसीईआरटी और आरबीएसई के आधार पर दोस्तों, जो उस पैटर्न पर दोस्तों जितने भी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आकार आकार में आधार पर आकार के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। यानी कंप्यूटर के आकार में, यानी आकार के है ये, आकार के आधार पर कंप्यूटरों में वर्गीकरण का प्रकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यानी आप सभी को पता है, आकार के आधार पर बात करते हैं तो यानी कि माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर बिल्कुल होता है, लेकिन मेन फ्रेम भी होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यह क्षमता के आधार पर किस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों जैसे कि हमारा पीसी हुआ, ठीक है, लैपटॉप हुआ, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर सबसे बड़ा होता है दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, और सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। जैसे माइक्रो बताया मैंने, माइक्रो यानी डेस्कटॉप बिल्कुल उदाहरण है, लैपटॉप बिल्कुल है, और पाम कंप्यूटर बिल्कुल हाथ से चलाना बिल्कुल ये है। सुपर कंप्यूटर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर, अपना भी सुपर कंप्यूटर है। जैसे सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद सबसे छोटा आता है वो माइक्रो कंप्यूटर आता है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 4 नंबर का, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं दोस्तों। यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। किस कंप्यूटर के अंदर एक से अधिक सीपीयू होते हैं दोस्तों। यानी कि जो माइक्रो होता है, फिर मिनी होता है, फिर कौन सा होता है दोस्तों, यानी कि जो बड़े बड़े होता है सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर से पहला। तो दोस्तों यानी जिस प्रकार से इनके जो आकार बढ़ता चला जाता है, तो सीपीयू की संख्या इसके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो इसने पूछा एक से अधिक की बात करते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर और एनालॉग, एनालॉग तो होगा नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि माइक्रो से जो बड़ा होगा तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसके अंदर सीपीयू की संख्या अधिक हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए IBM 4300 किस कंप्यूटर का उदाहरण है। बताना है आपको कि IBM जो 4300 है किस कंप्यूटर का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, जैसे कि IBM 4300 है, ठीक है, इस प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, या फिर IBM 4381 है दोस्तों, इस प्रकार के जो नाम होते हैं, जो बड़े कंप्यूटर होते हैं ना आकार के आधार पर, सुपर कंप्यूटर हुआ या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ, उन्हीं को दिए जाते हैं नाम। तो मिनी कंप्यूटर तो दोस्तों गलत हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर भी गलत हो जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों IBM 43 का नाम है दोस्तों, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर, जैसे कि IBM 4381 भी दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 6 नंबर आपके सामने है, किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता यानी कि मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों सबसे अधिक वो होती है यानी कि सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर की दोस्तों मेमोरी जो क्षमता है और कार्य करने की जो गति है वो सर्वाधिक होती है सुपर कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि रक्षा क्षेत्र के अंदर सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा कौन सा होता है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो संग्रहण क्षमता और सर्वाधिक जो गति होती है वो सुपर कंप्यूटर की होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। इस और इससे बड़ा तो कोई है नहीं। निम्नलिखित में से परम कंप्यूटर का उत्कृष्ट स्वरूप कौन सा है। अब बताना है परम जो कंप्यूटर है उसका उत्कृष्ट स्वरूप कौन सा है दोस्तों। यानी कि परम कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, तो परम एक 10,000 भी है, परम अनंत भी है, और परम पदम भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। और लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिया का वो कौन सा, परम सिद्धि दोस्तों। यानी कि परम सिद्धि कौन सा है, लेटेस्ट दोस्तों ये है कंप्यूटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंप्यूटर में केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि
केंद्रीय संसाधन इकाई का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ होती है दोस्तों? तो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कहाँ होता है दोस्तों? तो किसके अंदर होता है? सबको पता है, यानी कि सिस्टम इकाई के अंदर स्थित होता है। सिस्टम इकाई के अंदर स्थित होता है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती है, फिर सिस्टम होता है दोस्तों पूरा का पूरा, जिसके अंदर एएलयू आता है, सीयू आता है, रजिस्टर जाता है, ठीक है, सीपीयू के भाग होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो यानी कि सीपीयू की बात करते हैं तो दोस्तों यानी कि सिस्टम इकाई के अंदर स्थित होती है। प्रश्न है आपके सामने 9 नंबर, देखिए। कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट, यानी डाटा को क्या करना है? प्रविष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता है, ये हिंदी रूप और इंग्लिश रूप कौन सा है? यानी कि इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। जो डाटा को प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि जो वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियाँ क्या कहलाती है? अब दोस्तों यानी कंप्यूटर है, सिस्टम यूनिट से, यानी कि जो सिस्टम यूनिट है उससे प्राप्त जो निष्कर्ष मिलते हैं, निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली जो युक्ति क्या कहलाती है? यानी कि वो कौन सी युक्ति कहलाई जाती है? यानी कि आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है सारी की सारी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाने वाला सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सबको पता है कि सीपीयू को क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये दोस्तों सारे के सारे प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ एनसीईआरटी और आरबीएससी पैटर्न्स पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब प्रश्न है आपके सामने, सीपीयू का भाग क्या है? तो सीपीयू के कौन कौन से भाग होते हैं? आपको सब पता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये लॉजिकल नहीं होता है, लॉजिक यूनिट होता है। सिर्फ सीयू कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है संग्रहण इकाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। ये रजिस्टर है और ये एएलयू होता है, ये सीयू कंट्रोल यूनिट है। प्रश्न है आपके सामने, एएलयू का पूरा नाम क्या है? प्रश्न देखिए आपके सामने, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम होता है यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ये काट दीजिए दोस्तों, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? इनपुट और आउटपुट जो क्रिया है उनको नियंत्रित कौन करता है कंप्यूटर के अंदर, ये बताना है दोस्तों। तो कौन से कौन करता है? यानी क्या मॉनिटर करता है, क्या नियंत्रित इकाई करती है, क्या एएलयू करता है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर नियंत्रण इकाई दोस्तों, यानी क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है नियंत्रण इकाई, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। सीयू, सीयू इसका काम करती है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने है, कंप्यूटर में दो डाटा की तुलना करने की क्षमता किस में होती है दोस्तों? दो डाटा है उनको तुलना करने की क्षमता किसके अंदर होती है? यानी कि तुलना करना, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी कि इसके अंदर जैसे तुलना का मतलब होता है अर्थमेटिक का, जैसे अंकगणितीय गणनाएं होती है, और लॉजिक का मतलब होता है जैसे ग्रेटर देन है, किसी ग्रेटर देन है, लेसर देन है, इक्वल टू है वगैरह, ये सारे के सारे दोस्तों यानी कि किसके अंदर आती है? तुलना के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16, कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश को संग्रह करने की क्षमता क्या कहलाती है? कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर चला जाएगा। संग्रह करने की जो क्षमता है क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। प्रश्न है आपके सामने 17, आरएएम का पूरा नाम क्या है? यानी कि रैम है उसका पूरा नाम क्या है? तो रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं दोस्तों, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये कितनी प्रकार की होती है? वो है दोस्तों एसआरएम और डीआरएम। ये दो प्रकार की होती है, एसआरएम और एक होती है डीआरएम। डी यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक रैम होती है, दो प्रकार की होती है। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का कौन सा है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर चल जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। रोम होती है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है यानी कि पी रोम होती है, ठीक है, एक ई पी रोम होती है और एक होती है ई ई पी पी रोम, ई पी रोम होती है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार की होती है रोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से रोम के प्रकार है, तो ये आपके सामने आ चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 20वां नंबर है, किस मेमोरी में डाटा का प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो आप सभी को पता है कि जो रैम है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रैम के अंदर एस रैम और डी रैम होती है, दो प्रकार की होती है। ये कौन सी? रैम, जिसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने 21 देखिए, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो संग्रहित करने के लिए दोस्तों, यानी कि संग्रहित करने कौन सी मेमोरी होती है? यानी कि द्वितीय मेमोरी होती है वो,
सेकेंडरी मेमोरी के अंदर दोस्तों स्थायी रूप से संग्रहित होता है, और जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, यानी कि जैसे आरएएम है, रोम किसके अंदर जाती है, प्राथमिक मेमोरी के अंदर जाती है। संग्रहित करने के लिए स्थायी रूप से वो द्वितीयक मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी होती है, तो प्राथमिक इकाई यानी कि बिट होती है। ठीक है, एक बिट, यानी कि बिट सबसे छोटी, यानी कि 4 बिट में एक निब्बल होता है दोस्तों। ठीक है, और 8 निब्बल में एक बाइट होता है, तो सबसे छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर चला जाएगा। बिट है दोस्तों, बाइट है, फिर निब्बल के भी हो जाता है, जी भी हो जाता है, ठीक है, एम भी आ जाती है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, अब देखिए दोस्तों, यानी कि जो 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो वो है 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको 1000 भी होगा, यानी कि ये एक व्यावहारिक तरीके से दोस्तों हम 1000 बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 1024 यूज में आती है। जैसे 1000 के, जैसे के भी बोलते हैं, किलो, किलो को 1000 जैसे कि तोलते हैं तो 1000 किलो है, जैसे कि 10 किलो है तो किलो का मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार पूछा है, तो आधार क्या होता है, 0 और 1 होता है, तो कितनी डिजिट होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं या छू भी सकते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 26 देखिए, कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है इनको। ठीक है, 26 का जो राइट आंसर चल जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और निर्देशों का जो समूह होता है दोस्तों, यानी कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने 26, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सम्मिलित होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, यूटिलिटी भी होता है, और भाषा संसाधक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोस्तों ये भी होता है, और यानी कि उपरोक्त सभी, डी चला जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 28 देखिए है, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की जो भाषा है उसको मशीन भाषा में बदलना, यानी मशीन भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है, आप सभी को पता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में कौन सा है, ट्रांसलेटर इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न 29 देखिए, कंप्यूटर किस भाषा में बाइनरी डिजिट 0 या 1 का यूज किया जाता है, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बाइनरी डिजिट होती है, यानी कि 0 और 1 होती है बाइनरी डिजिट दोस्तों। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि बाइनरी डिजिट का जो यूज़ है मशीनी भाषा है एक। ठीक है, मशीनी भाषा जैसे कंप्यूटर है दोस्तों, क्या पड़ता है, 0 और 1 डिजिट रहता है, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है ये। ठीक है, असेंबली के अंदर क्या होता है दोस्तों, असेंबली के अंदर यानी कि न्यूमोनिक जो कोड होते हैं, सांकेतिक भाषा दोस्तों, ये इसके अंदर होती है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, जैसे कि सी है, C++ है, और जावा जो इंग्लिश भाषा होती है, तो इंग्लिश भाषा किसके अंदर जाती है, उच्च स्तरीय भाषा के अंदर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए 30, कंप्यूटर की किस भाषा में सांकेतिक भाषा यानी कि निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 20 का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है, उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण कौन कौन सा है, यानी कि सी है, C++ है, जावा, ये सारी की सारी उच्च स्तरीय भाषा के अंदर आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने है 32, कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार करके अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो क्या कहलाते हैं, उनको कहा जाता है यानी कि भाषा संसाधक, यानी कि भाषा संसाधक, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र, यानी क्या कहा जाता है, लैंग्वेज जो ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहा जाता है, भाषा संसाधक कहा जाता है। तो 32 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न देखिए 33, कंप्यूटर के जो कंप्यूटर है उसके समस्त कार्य होते हैं उनका संचालन, संचालक नहीं, संचालन करने वाले प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यानी कि ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर के समस्त कार्यों का जो संचालन करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि विंडो है, क्या विंडो के बिना दोस्तों यानी कंप्यूटर नहीं चल सकता। विंडो है, MS DOS है या लिनक्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रश्न आपके सामने 34 देखिए, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव तथा मरम्मत का कार्य करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। अब रख रखाव और जो मरम्मत का कार्य करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहलाता है, यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। कौन से, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं, जो विभिन्न भागों के रख रखाव के लिए और उनकी मरम्मत का कार्य करने वाले जो प्रोग्राम कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। तो 34 का राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 35 देखिए, डाटा संचार किसे कहते हैं,
डाटा संचार की बात करते हैं दोस्तों, डाटा संचार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि डाटा संचार भी होते हैं यानी कि जो एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर तक डाटा के आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा का आदान प्रदान करते हैं। 35 का राइट आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। डाटा संचार का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों के माध्यम से किया जाने वाला प्रसारण क्या कहलाता है? यानी कि उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी उच्च और रेडियो तरंगों के माध्यम से किया जाने वाला जो प्रसारण है वो क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों से, यानी कि वो कहलाती है सूक्ष्म तरंग प्रसारण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म तरंग प्रसारण कहलाता है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि संचार उपग्रह भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आप सभी को पता है, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 38 देखिए दोस्तों, उपग्रह संचरण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? अब देखिए प्रश्न आपके सामने, यानी कि उपग्रह संचरण में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो किन तरंगों का उपयोग होता है उपग्रह संचरण के दोस्तों? यानी कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह संचरण में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों 39 देखिए, यानी कि डब्लू लैन, यानी डब्लू लैन का पूरा नाम क्या होता है? डब्लू लैन का मतलब दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, यानी कि डब्लू लैन का पूरा नाम होता है। ठीक है, डब्लू लैन का पूरा नाम क्या होता है? कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, जैसे कि होता है कि यानी लोकल एरिया होता है, यानी कि लैन होता है, मैन होता है और WAN होता है, ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है। मैंने ये कौन सा है, यानी कि और लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और एम से यानी कि कौन सा होता है दोस्तों? सॉरी, मेट्रोपॉलिटन। कौन सा होता है? मेट्रोपॉलिटन होता है एम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर का है। वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? वाईफाई में सूचना प्रसारण होती है दोस्तों, यानी चारों तरफ फैलती है वाईफाई के अंदर, तो रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेडियो तरंगों का वाईफाई के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 41 है आपके सामने। डाटा संचरण के लिए काम में ली जाने वाली विद्युत संकेत कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि डाटा संचरण है, डाटा का हमें संचरण करना है, उसके लिए काम में ली जाने वाले विद्युत संकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? यानी कि इसका जो राइट आंसर होता है, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का इसका राइट आंसर चल जाएगा। यानी कौन कौन से संकेत होते हैं? यानी कि एक तो होता है यानी कि एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। यानी कि एक होता है दोस्तों सेंटर और एक होता है रिसीवर। क्या होता है? सेंटर क्या करता है, यानी कि जो एनालॉग सिग्नल भेजता है। फिर क्या होता है, मशीन दोस्तों इन्हें डिजिटल में बदलती है, यानी डिजिटल सिग्नल में बदल देती है 0 और 1 में। फिर वापस जो जिसे प्राप्त होता है वो एनालॉग सिग्नल के अंदर प्राप्त होता है। तो यानी कि उन्हें डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल 2 ही संकेत कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत संकेत 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी कि 42, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग है? यानी कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग दूर दराज की सूचना तक पहुंचाना, बिल्कुल सही है। ईमेल के माध्यम से दस्तावेज व ऑडियो वीडियो भेजना, ये भी सही बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर दराज स्थित लोगों से संपर्क करना, बिल्कुल, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग पूछा है, तो उपयोग तीनों के तीनों इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब प्रश्न देखिए दोस्तों 43, कंप्यूटर नेटवर्क को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? कंप्यूटर नेटवर्क के दोस्तों कितनी श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया दोस्तों, यानी कितनी श्रेणियों के अंदर? 3 श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा दोस्तों? यानी कि एक तो कौन सा था? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और मेट्रो यानी कि मेट्रोपॉलिटन दोस्तों एरिया नेटवर्क, मैन, और एक था WAN यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। 3 प्रकार का। एक और होता है दोस्तों लोकल, एक होता है यानी कि एक तो पर्सनल PAN होता है, PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि अपना खुद का वाईफाई हुआ दोस्तों, वाईफाई नहीं, ब्लूटूथ आता है दोस्तों, जो इसके अंदर आ जाता है, किसके अंदर? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो मुख्यतः दोस्तों यानी 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन कंप्यूटर नेटवर्क। प्रश्न है आपके सामने 44, कौन सा नेटवर्क किसी कार्यालय या फिर बड़े संस्थान अथवा कारखानों के विभिन्न कंप्यूटरों के द्वारा सूचना एवं संसाधनों के आदान प्रदान के लिए काम आता है? यानी कि बड़े संस्थान है दोस्तों, और कार्यालय की बात की जा रही है दोस्तों। अगर 2 शहरों की बात की जाती है, मेट्रोपॉलिटन यानी कि मेट्रो MAN आता है, और अगर विश्व लेवल की बात करते हैं देश की, तो दोस्तों कौन सा? वर्ल्ड वाइड आता है, तो बैन आता है।
और जैसे कि ये हो जाता है कौन सा, एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जाता है दोस्तों कौन सा, जैसे कि लोकल यानी किसी जगह का, जैसे कार्यालय है, संस्थान है दोस्तों, कारखाने के विभिन्न कंप्यूटर के द्वारा सूचना एवं संसाधनों का आदान प्रदान करना किसके माध्यम से किया जाता है, यानी कि लैन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं तो दोस्तों यानी कि मैन जाता। अब ये प्रश्न देखिए, एक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित किसी संस्थान की, अलग अलग क्षेत्र की बात कर रहा है, एक शहर है उसके अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहा है दोस्तों, एक जगह नहीं है कि एक कोई कंपनी है एक ही जगह पर, यानी कि नेटवर्क वहाँ पर नेटवर्क है दोस्तों, वो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब ये अलग अलग शहर की बात कर रहा है तो दोस्तों कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने 46, किस नेटवर्क से पूरे देश या प्रायद्वीप, अब देश या प्रायद्वीप की बात कर रहा है तो दोस्तों कौन सा चला जाएगा, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क चल जाएगा। किस नेटवर्क से पूरे देश है, प्रायद्वीप है या समूचे विश्व के कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं दोस्तों, ये बैन इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों 47, इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण दोस्तों, तो किसका, यानी कि लैन, वैन और मैन, या लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों 48, किस कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं, यानी किसी कंप्यूटर नेटवर्क के जो नोड्स है दोस्तों उसको परस्पर जोड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहलाता है, यानी कि टोपोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। यानी कंप्यूटर का सिस्टम होता है किस प्रकार से जोड़ा जाए उसे टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे कि एक होता है बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों टोपोलॉजी। एक तो बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, और ट्री टोपोलॉजी होता है, और मैश दोस्तों सबसे जटिल होता है, यानी इनको जोड़ना होता है। जैसे एक कंप्यूटर एक पीसी यहाँ इस प्रकार से दोस्तों यानी जटिल रूप से होता है ना, वो कौन सा मैश हो जाता है। प्रश्न है आपके सामने 49, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग सिवाय है, 49 का राइट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर चलेगा स्कैनर के बिना, अगर स्कैनर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी चलेगा, यानी कि निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग है, तो कंप्यूटर के भाग सिवाय किसके, यानी कि स्कैनर के सिवाय सारे के सारे कंप्यूटर के भाग है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू, सारे के सारे भाग है स्कैनर के अलावा। अब प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय क्या है, HTML का आशय क्या है दोस्तों, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है दोस्तों ICT, इसके हमने इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन किए हैं, और लगभग दोस्तों हम 150 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, और नेक्स्ट जो प्रश्न दोस्तों हम लगभग 70-80 प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ तक कि आपको दोस्तों प्रश्न कैसे लगे, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों जो मैंने करवाए आपको NCERT और RBS पैटर्न पर आधारित है दोस्तों सारे के सारे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन दोस्तों सारे के सारे NCERT और RBS पैटर्न पर आधारित है, और इसी प्रकार के दोस्तों यानी कि एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।